तो आपने जनरली पार्टीशन के केस में सुना होगा कि कोर्ट एक प्रिलिमिनरी डिक्री जो है पास करते हैं। तो इस प्रिलिमिनरी डिक्री में पार्टीज के जो पार्टीशंस हैं, जो हिस्से उनको मिलने हैं, उनके बारे में बताया जाता है, उनको बारे में डिटेल दी जाती है। तो क्या एक पर्सन इन पार्टीशन के जो प्रिलिमिनरी डिक्री है उसमें जो मोडो पार्टीशन आया है उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी पे पोजीशन ले सकता है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी केस में प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई है तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन दिखाने के लिए पास की गई है, ना कि उसके बेसिस पे कोई जो पर्सन है वो उस पर ट्रेड कर सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को पार्टीशन करने के लिए कोर्ट में केस फाइल करता है तो जो कोर्ट फीस है वो उस पर्सन को किस वैल्यू पर पे करनी होगी? क्या उसे सिर्फ और सिर्फ जिस हिस्से का वो पार्टीशन करवा रहा है उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग कोर्ट फी पे करनी होगी या फिर पूरी प्रॉपर्टी की? तो इस चीज को क्लेरिफाई किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई पर्सन एक प्रॉपर्टी में से एक स्पेसिफिक हिस्से का पार्टीशन करवा रहा है तो भी उस पर्सन को पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग कोर्ट फीस जो है वो डिपॉजिट करवानी होगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से की जिसे वो पार्टीशन करवा रहा है। तो इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप इंडियन रेलवे से ट्रेवल करते हैं और आपका कोई सामान, आपकी कोई वैल्यूएबल थिंग वहां से चोरी होती है तो क्या उस चीज में हम इसे डेफिशिएंसी ऑफ रेलवे दिखा सकते हैं? तो देखिए, इस बारे में जजमेंट दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियरली कहा है कि अगर किसी पर्सन के किसी सामान की चोरी होती है तो उसे हम रेलवे की सर्विस में डेफिशिएंसी कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे पर्सन की जो कंज्यूमर कंप्लेंट है उसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या एक महिला जो कि एक बार अपनी मैटरनिटी लीव को क्लेम कर चुकी है, वो अपनी मैटरनिटी लीव को क्लेम करने के 2 साल के अंदर अंदर दूसरी बार भी अपनी मैटरनिटी लीव को क्लेम कर सकती है? तो इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट पास की है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो मैटरनिटी एक्ट है वो ओवरराइड करता है फाइनेंशियल बुक्स को, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या एक वाइफ फोर्सफुली अपने हस्बैंड का इंपोर्टेंसी टेस्ट करवा सकती है? तो इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि ऐसा करना कंप्लीटली जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट एक हाई लेवल की मेंटल क्रूएलिटी होगा, और इसी वजह से हाई कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स पिटीशन की डिग्री को भी अलाउ किया है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी अपने मोबाइल फोन में बिना किसी पर्सन की परमिशन के उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच कंसीडर किया है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली डिवीजन बेंच की एक वुमेन को अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में इंटरिम मेंटेनेंस देने से यह कहकर मना किया है कि अगर कोई वाइफ जो कि अपने हस्बैंड के इक्वली क्वालिफाइड एंड अनइक्वली कर रही है तो उसे इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दी जा सकती। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली डिवीजन बेंच की कोर्ट ने एक वुमेन को अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में इंटरिम मेंटेनेंस देने से यह कहकर मना किया है कि अगर कोई वाइफ जो कि अपने हस्बैंड के इक्वली क्वालिफाइड एंड अनइक्वली कर रही है तो उसे इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दी जा सकती। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि एक वाइफ का उसके हस्बैंड और उसके साथ साथ उस हस्बैंड के ओल्ड एज्ड फादर एंड मदर के साथ साथ ब्रदर एंड सिस्टर के अगेंस्ट भी केसेस को फाइल करना जो कि झूठे हैं, फॉल्स केसेस को फाइल करना, उन्हें क्रूएल्टी कंसीडर किया जाएगा, और इसी के तहत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स की डिग्री को पास किया है। धन्यवाद। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पटना हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई वाइफ जो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती है उसे इम्पोर्टेंसी कंसीडर नहीं किया जा सकता है और उसे डिवोर्स का ग्राउंड भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि जो किसी पर्सन की फर्स्ट वाइफ है वो उस पर्सन की सेकंड मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और 17 के तहत चैलेंज कर सकती है और उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कैलकाटा डिवीजन बेंच ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई पर्सन एक विल करता है और उसमें अपने नेचुरल एयर्स को एक्सक्लूड कर देता है तो सिर्फ इस ग्राउंड की वजह से उस विल को हम ना तो अननेचुरल मान सकते हैं और ना ही उसे सस्पिशियस डिक्लेयर कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं।
धन्यवाद। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई पर्सन जिसने कि कोई चेक किसी दूसरी पार्टी को दिया है और वो पर्सन अपनी कुछ पार्ट पेमेंट जो कर देता है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसकी कंप्लीट पेमेंट का ही चेक जो है वो बैंक में लगा देती है और उसको डिसऑनर हो जाने के बाद कंप्लेंट फाइल कर देती है, तो उस पर्सन का वहां पे ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जो सामने वाली पार्टी है उसने पार्ट पेमेंट कर रखी है, और तभी उसे बचे हुए अमाउंट को हम लीगली एनफोर्सेबल डेट की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई पर्सन किसी शादी में, किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में कोई भी शराब का सेवन करता है यानी कि लीकर कंज्यूम करता है तो उसे ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि अगर कोई फादर अपने बच्चे को उसकी मां के पास से लेकर जाता है तो इसे हम किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं मान सकते हैं। इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस केसेस के रिगार्डिंग एक काफी बड़ी जजमेंट देते हुए कहा है कि जो भी कोर्ट्स हैं जो कि मेंटेनेंस जो फिक्स करती हैं तो उन्हें रजनीश कुमार के केस में दी गई गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करना होगा, यानी कि बिना किसी भी पार्टी का एफिडेविट लिए वो लोग मेंटेनेंस को फिक्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट को दोनों पार्टी से एफिडेविट लेना होगा और उसी के बाद उनकी मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो फिक्स किया जा सकता है। इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि एक थर्ड पार्टी जो कि यानी कि केस में डायरेक्ट पार्टी नहीं है और सिर्फ एक थर्ड पार्टी है, वो पार्टी भी रिव्यू पिटीशन के रिकॉर्ड्स को ले सकती है, और जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई कोर्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी के तहत किसी भी पेटिशन को रिजेक्ट करती है, किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट करती है, तो उसे वो पार्ट्स में रिजेक्ट नहीं कर सकती है और उन्हें उस प्लेंट को कंप्लीटली रिजेक्ट करना होगा। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में हर रोज के होने वाले आपसी कलह यानी कि लड़ाई झगड़े को हम क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के बारे में एक जजमेंट देते हुए कहा है कि एक केस में जिसमें कि अक्यूज्ड ने विक्टिम को यानी कि कंप्लेनेंट को अपने घर के अंदर अब्यूज किया था, तो इससे किसी भी प्रकार की कोई भी पब्लिक ह्यूमिलिएशन उस कंप्लेनेंट को नहीं हुई है और इसकी वजह से SC/ST एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज के इस टाइम में आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक जरूर चलाते होंगे, तो क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक चलाने के लिए भी हेलमेट और इंश्योरेंस इन दोनों चीजों का होना मैंडेटरी है या इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है? तो इस चीज का जवाब दिया है दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने। तो उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे वो एक स्कूटी है, बाइक है या कुछ भी है, तो उसको चलाने के लिए भी हेलमेट एंड इंश्योरेंस ये दोनों मैंडेटरी चीजें हैं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक राइड करते हैं तो आपको हेलमेट और इंश्योरेंस भी रखवाना होगा। तो इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में एक पत्नी का अपने पति के साथ, उसके परिवार के साथ करवा चौथ और दिवाली जैसे त्योहारों में शामिल ना होने को क्रूएल्टी मानते हुए हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स की डिग्री को ग्रांट किया है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज के इस दौर में आप भी ऑनलाइन जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी वेबसाइट्स पर से ऑनलाइन ऑर्डर जरूर करते होंगे। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑर्डर किया है और फ्लिपकार्ट या अमेजोन ने अपनी मर्जी से उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया हो? तो ऐसी ही एक सिचुएशन एक पर्सन के साथ हुई जिसकी कंप्लेंट उन्होंने कंज्यूमर फोरम में की, और कंज्यूमर फोरम ने फ्लिपकार्ट के ऊपर एक पर्सन का यानी कि कंप्लेनेंट का ऑर्डर अपने आप से कैंसिल करने के लिए उसके ऊपर 20,000 रुपये की पेनल्टी फ्लिपकार्ट के ऊपर इम्पोज की है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा है कि जब कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस समय बाय चांस आपके पास आपके डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन ना होने की बजाय सिर्फ एक डायरेक्टरी कंडीशन है। यानी कि अगर एक पर्सन जो कि आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जितनी भी उसकी जो कंडीशंस है उन सबको प्रोजेस प्रॉपरली प्रोजेस करता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रोजेस करता है,
तो एक लेटर ऑन टाइम पे अगर वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनको बाद में प्रोड्यूस किया गया है, तो सिर्फ इस बेसिस पे ही उस पर्सन को बेनिफिट्स के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से हुए तलाक के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है? तो इस चीज का जवाब दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, एक कंसेंट डिवोर्स डिग्री यानी कि जो उन दोनों की आपसी सहमति से डिवोर्स की डिग्री पास हुई है, उसके अगेंस्ट भी एज ए मैटर ऑफ राइट अपील फाइल कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड या उसकी फैमिली के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी कोई भी एफआईआर रजिस्टर करवाती है, तो उस सिचुएशन में पुलिस सीधा जाकर ही उन पर्सन्स को अरेस्ट नहीं करेगी। यानी कि पुलिस को एक प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और उसके बाद ही उन पर्सन्स को अरेस्ट किया जाएगा। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या एक नोटरी पब्लिक किसी मैरिज को रजिस्टर कर सकता है? तो इस चीज का जवाब दिया है उड़ीसा हाईकोर्ट ने। तो उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि एक नोटरी पब्लिक ना तो किसी भी प्रकार से मैरिज को रजिस्टर कर सकता है और ना ही किसी प्रकार का मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या कोई माइनर बच्चा अपनी मदर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? माइनर बच्चे का मतलब है 18 साल से कम उम्र का बच्चा। क्या वो अपनी मदर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? देखिए, कोई भी बच्चा अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, उसका राइट है, इसके बारे में सभी को पता है। लेकिन जो नई सिचुएशन अराइज हुई है वो हुई है कि क्या कोई जो माइनर बच्चा है वो अपनी मदर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? तो इसी का जवाब देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बच्चा है वो माँ और पिता दोनों की बराबर लाइबिलिटी है। तो जो माइनर चाइल्ड है वो अपनी मदर से भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि एक बच्चा जो कि इनवैलिड मैरिज से पैदा हुआ है, यानी कि जो कि इलेजिटिमेट है, उस बच्चे का भी उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी का वो शेयर जो कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली से उनके पास आया है, उस शेयर में इक्वल राइट उस बच्चे का भी आज के बाद होगा। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के आरक्षण के लिए आज लोकसभा में एक बिल को पेश किया गया है, जिस बिल का नाम है वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 और इसे लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की 128 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस बिल का जो मेन मोटिव है वो है महिलाओं को राजनीति में, यानी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 सीट्स के लिए उनका रिजर्वेशन तैयार करना। यानी कि जितनी भी सीट्स होंगी उनमें से 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, तो उनमें से सीधा 30 जो सीट हैं वो फॉर फीमेल वो रिजर्व कर दी जाएंगी। धन्यवाद। एक डिवोर्स पिटीशन की सुनवाई करते टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट देते हुए कहा है कि किसी भी घर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अपने घर के काम का बर्डन इक्वली उठाना चाहिए। यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अपने घर के काम के प्रति इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट है, जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी केस में कोई पर्सन अपना काउंसिल चेंज करता है, अपना वकील बदल लेता है, तो क्या उस वजह से अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी किसी विटनेस को उसके एग्जामिनेशन के लिए रिकॉल किया जा सकता है? तो इसी का जवाब देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अपना काउंसिल चेंज करना कोई भी एक वैलिड ग्राउंड नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी किसी विटनेस को रिकॉल करने के लिए। इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी अपने हस्बैंड को बार बार घर जमाई बनने के लिए बोलती हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वाइफ और उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा उसके हस्बैंड को घर जमाई बनने के लिए फोर्स करने को हस्बैंड के ऊपर मेंटल क्रूएलिटी कंसीडर किया है और इस मेंटल क्रूएलिटी की वजह से इसे एक डिवोर्स का ग्राउंड बनाते हुए हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स की डिग्री भी ग्रांट की है। इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। केरला हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती है। यानी कि अपने पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर सेक्शन 498A आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चला सकती है। केरला हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई हस्बैंड
अपने फैमिली ओब्लिगेशंस को पूरा करने की बजाय अपने आप को एक्सेसिव ड्रिंकिंग में इंडल्ज कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शराब पीना स्टार्ट कर देता है, तो उसे वाइफ के अगेंस्ट मेंटल क्रूएल्टी कंसीडर किया जा सकता है और ये एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कैलकाटा हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को बिना किसी जस्टिफिएबल ग्राउंड के, बिना किसी वैलिड ग्राउंड के अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए बोलती है, तो उसे हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूएल्टी समझा जाएगा और इस वजह से डिवोर्स को भी ग्रांट किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कभी एयरलाइंस में ट्रेवल करते टाइम आपका बैगेज या लगेज मिस हो जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसी ही एक सिचुएशन में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने गो एयरलाइंस पर 21,000 रुपए की पेनल्टी इम्पोज की है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि गो एयरलाइंस के थ्रू ट्रेवल कर रहा था, उसका लगेज वहां पे पहुंचने के बाद मिसिंग था और जिस दिन उन्होंने केस फाइल किया उस दिन तक भी उनका बैगेज लौटाया नहीं गया था। तो चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और डेफिशिएंसी इन सर्विस मानते हुए 21,000 रुपए की कॉस्ट जो है वो गो एयरलाइंस पर इम्पोज की है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई फीमेल किसी भी रीजन की वजह से बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, यानी कि बच्चा पैदा करने में कैपेबल नहीं है, तो क्या हम उसे इम्पोर्टेंसी मान सकते हैं और क्या ये इम्पोर्टेंसी एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकती है? तो इसी चीज का आंसर देते हुए पटना हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि अगर कोई फीमेल किसी रीजन से बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो हम उसे इम्पोर्टेंसी नहीं मान सकते हैं और ना ही इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। ओडिशा हाईकोर्ट ने एडवर्स पोजेशन और टाइटल के बारे में जजमेंट देते हुए कहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का या कोई भी एलिनेबल राइट नहीं है और वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे पर्सन को, और वो जो सेकंड पर्सन है वो उस प्रॉपर्टी पर चाहे कितने भी लंबे समय से पोजेशन में क्यों ना हो, कितने ही सालों से उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में क्यों ना हो, उसके बाद भी एडवर्स पोजेशन के थ्रू वो पर्सन उस प्रॉपर्टी के टाइटल को क्लेम नहीं कर सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में एक पत्नी के द्वारा अपने पति को काला बुलाने और उसकी डार्क स्किन टोन को लेकर उस पर बार बार कमेंट करने और टोंट करने की वजह को क्रूरता मानते हुए, यानी कि हस्बैंड के अगेंस्ट इस चीज़ को क्रूअल्टी मानते हुए हाईकोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया और डिवोर्स को ग्रांट किया है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। केरला हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि किसी पर्सन का लो सिविल स्कोर होने की वजह से उसका स्टूडेंट लोन जो है वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। मद्रास हाईकोर्ट ने आयुष डॉक्टर्स के बारे में एक बड़ी जजमेंट देते हुए कहा है कि जो आयुष डॉक्टर्स हैं वो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी पर ना तो अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं, ना ही सोनोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही कोई भी ऐसा जो कि पेरेंटल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ टेस्ट है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या सिर्फ शादी से पहले अपनी उम्र छुपाने की वजह से किसी भी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है? तो इसी के बारे में कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि एक शादी से पहले एक महिला ने जिसने अपनी उम्र को कंसील किया था और सिर्फ उसी ग्राउंड की वजह से कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो किसी भी क्रूअल्टी के केस में अगर कोर्ट को लगता है कि जो क्रूअल्टी का डिस्प्यूट है वो आपस में एक फ्रेंडली वे में बिना किसी आर्ग्यूमेंट के पार्टीज के बीच में पीसफुली सेटल हो चुका है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी उस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कभी भी एक्सीडेंट होने के बाद अगर कोई पर्सन कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाता है और डायरेक्ट क्लेम पेटिशन एमएससीटी कोर्ट में फाइल कर देता है, ट्रिब्यूनल में फाइल कर देता है, तो उसके बाद सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उस पर्सन ने एक्सीडेंट के बाद कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई है, उसकी क्लेम पेटिशन को कैंसिल या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई अनमैरिड डॉटर जो कि बेशक से एम्प्लॉयड है, कोई जॉब कर रही है, काम कर रही है, लेकिन वो अपनी शादी के जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं उनको मीट नहीं कर पा रही है, उनको पे नहीं कर पा रही है, तो उस सिचुएशन में वो अपने फादर से अपनी शादी के खर्चे के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी पर्सन की सेकंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है तो उस समय हस्बैंड ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता है कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं उनको मेंटेन कर रहा है,
क्योंकि ये कोई भी एक प्रॉपर एक्सक्यूज नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि अगर कोई पर्सन जो कि किसी भी प्रॉपर्टी के किसी भी एक पोर्शन में रहता है और वो उस हिस्से के या उस प्रॉपर्टी के बिजली के बिल या फिर पानी के बिल, ऐसे भी कोई बिल हैं, उनको भरता है, तो सिर्फ इसी वजह से वो उस पोर्शन का या उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं माना जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि अगर आप कोई भी एक फैमिली सेटलमेंट डीड करते हैं जिसके तहत आप आपसी समझौते से अपना बंटवारा करते हैं, तो उस फैमिली सेटलमेंट डीड पर हर एक को शेयरर के यानी कि जो भी हिस्सेदार हैं सबके साइन होना मैंडेटरी है। अगर उनमें से किसी एक भी को शेयरर के यानी कि हिस्सेदार के साइन आपकी फैमिली सेटलमेंट डीड पर नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो फैमिली सेटलमेंट डीड किसी भी को शेयरर पर बाइंडिंग नहीं होगी। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी ऐसे पर्सन को जो कि एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करता है, उसे अगर बेवकूफ़ या मूर्ख कहा जाए तो सिर्फ इसी वजह से किसी दूसरे पर्सन के ऊपर एससी एसटी एक्ट नहीं लगना चाहिए। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी भी चेक के वैलिड होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो चेक का सिग्नेटरी है यानी कि जिसने चेक पे साइन किए हैं वही पर्सन उस चेक की सारी डिटेल्स को फिलअप करेगा। ये कहना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अपनी जजमेंट का, जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि पोक्सो के अंडर अगर कोई ऑफेंस रजिस्टर होता है और उस सिचुएशन में अगर जो एक्यूज्ड या फिर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उन दोनों के बीच में किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से या मैट्रिमनी की वजह से वो चाहते हैं कि उस जो प्रोसीडिंग है उसको क्वेश कर दिया जाए, तो अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी जो वो प्रोसीडिंग है उसको क्वेश नहीं किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी भी महिला को अपने ससुराल में किसी भी प्रकार का डर या खतरा महसूस होता है तो उस सिचुएशन में उस महिला को उसके पति या परिवार के द्वारा अपने ससुराल, अपने इनलॉज या सास ससुर के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब इस जजमेंट को डिटेल में समझने और जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि अगर किसी भी महिला को अपने ससुराल में किसी भी प्रकार का डर या खतरा महसूस होता है तो उस सिचुएशन में उस महिला को उसके पति या परिवार के द्वारा अपने ससुराल, अपने इनलॉज या सास ससुर के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब इस जजमेंट को डिटेल में समझने और जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ जिनके जो डिवोर्स का ग्राउंड है वो अडल्ट्री था और जब उनका डिवोर्स हो चुका है तो उसके बाद अडल्ट्री का ग्राउंड होने की वजह से चूंकि जो वाइफ है वो अडल्ट्री में रह रही थी तो इस वजह से जो वाइफ है वो परमानेंट एलिमनी नहीं ले सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ जो कि एक साथ तो रहते हैं लेकिन जो हस्बैंड है वो वाइफ से बात नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में उस चीज़ को वाइफ के ऊपर क्रूएल्टी कंसीडर किया जाएगा और इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स पेटिशन जो है वो अलाउ हो सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को लंबे टाइम के लिए सेक्स से डिनाई करता है या रिफ्यूज करता है तो उसे उस दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट क्रूएल्टी कंसीडर किया जा सकता है। जजमेंट की इस डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि कोई भी मुस्लिम वीमन यानी कि मुस्लिम महिला जो कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले चुकी है वो भी अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और ये मेंटेनेंस इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद से लेकर उसके पूरे लाइफ टाइम तक भी हो सकती है अनलेस कि वो किसी अदर ग्राउंड की वजह से अपनी मेंटेनेंस से डिस्क्वालीफाई ना करती हो, जैसे कि उसने रीमैरिज ना करी हो या और भी अदर ग्राउंड्स जो कि लॉ में दिए गए हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। मद्रास हाईकोर्ट ने कन्हैयन नायडू वर्सेस कमसाला अमाल के केस में लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा है कि कोई भी हस्बैंड जो कि घर से बाहर रहकर या घर से बाहर जाकर डेली 9 to 5 की जॉब करके कुछ पैसे अर्न करता है तो उसमें एक जो हाउस वाइफ है वो भी एक 9 to 5 की जॉब करने की बजाय एक 24 आवर की जॉब करती है जिससे जो हस्बैंड है वो फ्री माइंड होकर काम पे जा सकता है, अपना काम करता है और पैसे अर्न करता है। तो उस सिचुएशन में अगर हस्बैंड कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो उसमें जो हाउस वाइफ है वो इक्वल शेयर के लिए लायबल है, यानी कि उसका इक्वल शेयर पे पूरा राइट बनता है।
जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एज ए विटनेस केस की किसी भी स्टेज पर बुला सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है या फॉल्स एलिगेशन लगाता है, तो उस सिचुएशन में उस चीज को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट जिसके ऊपर आपने फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स कंप्लेंट फाइल की है क्रूअल्टी कंसीडर किया जाएगा और इस क्रूअल्टी के बेसिस पे जो पर्सन है वो डिवोर्स लेने के लिए लायबल हो सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि जब किसी केस में एक बार इन्वेस्टिगेशन हो चुका है तो उस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए आप किसी अदर एजेंसी लाइक सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी किसी भी एजेंसी को आप ऐसे नहीं बोल सकते। इसके लिए आपको उस केस के मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना कंपलसरी है। यह है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो वाइफ है वो कैपेबल ऑफ अर्निंग है यानी कि वो कुछ कमा सकती है, सिर्फ इस ग्राउंड के बेसिस पे ही आप उसको जारी किए गए मेंटेनेंस के अमाउंट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पहले से एक बार कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस का अमाउंट जो है ग्रांट कर दिया है, आप सिर्फ इस एक रीजन की वजह से ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोल रीजन दैट सी इज कैपेबल ऑफ अर्निंग द मेंटेनेंस अमाउंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों ने म्यूटेशन यानी कि इंतकाल के बारे में जरूर सुना होगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो इंतकाल है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो इंतकाल करवाया गया है, वो किसी भी जमीन पर ना तो किसी पर्सन का टाइटल के राइट को क्रिएट करता है और ना ही उनके राइट को एक्सटिंग्विश यानी कि उनसे छीनता है। यानी कि जो म्यूटेशन है या इंतकाल है उससे आपका प्रॉपर्टी के टाइटल पर ना तो राइट क्रिएट होता है और ना ही खत्म होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि कोई फीमेल जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है यानी कि जो विडो है, वो अपने पेरेंट्स इन लॉ को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फीमेल किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ यानी कि किसी भी अन्य जो भी अदर पर्सन है उनके साथ मिलकर किसी भी दूसरी महिला के रेप में उनका साथ देती है, किसी भी प्रकार से उनको फैसिलिटेट करती है, तो उस सिचुएशन में उस महिला को भी उन पर्सन के साथ गैंग रेप के लिए अक्यूज डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी कि उसे भी गैंग रेप का दोषी माना जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबने सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस या फिर यूं कहें कि खर्चे का मुकदमा, इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो क्या आपको पता है कि किन किन ग्राउंड्स पे इस केस को आप जीत सकते हैं अगर आप हस्बैंड हैं, और या फिर अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस हो चुका है तो किन किन ग्राउंड्स पे आप उस ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस को कैंसिल करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 क्लोज 4 ऑफ सीआरपीसी, अगर कोई भी वाइफ बिना किसी सफिशिएंट रीजन के अपने हस्बैंड से अलग रहती है, या फिर कोई भी वाइफ जो कि अडल्ट्री में रहती है, या फिर थर्ड अगर हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि आपसी सहमति से ही एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो इन तीनों ही सिचुएशंस में अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस हो चुका है तो उसे कैंसिल करवाया जा सकता है। धन्यवाद। जब कभी भी किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी भी वीमेन को या किसी भी फीमेल अक्यूज को अरेस्ट करना होता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज वो पुलिस ऑफिसर किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि उस महिला को अरेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस सिचुएशन में कोई भी एक वीमेन पुलिस ऑफिसर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि उसी लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी परमिशन लेके रिटर्न में फिर उसके बाद उस महिला को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कभी भी पुलिस आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट करती है तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी आपको 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है और आपको तुरंत किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस के लिए कंपलसरी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जज आपको मैक्सिमम कितनी सज़ा दे सकता है। तो देखिए, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में।
तो जो जिसे हम जेएमआईसी भी बोलते हैं, तो जेएमआईसी की जो पावर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी, वो है कि वो आपको मैक्सिमम 3 साल तक की सजा और साथ में 10,000 रुपए तक का मैक्सिमम आपके ऊपर फाइन इंपोज कर सकता है। इससे अलग जो जेएमआई 2C हैं, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और सेशन जज हैं या हाई कोर्ट है, उनके बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट सबसे कम है। तो देखिए दोस्तों, जो सेक्शन 510 ऑफ आईपीसी है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि उसने शराब पी रखी है और शराब पीने के बाद वो पब्लिक प्लेस पे कोई भी मिसकंडक्ट करता है या किसी भी प्रकार के एनोयंस क्रिएट करता है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को पूरे 24 घंटे की जेल की सजा हो सकती है या फिर उसके ऊपर 10 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी इंपोज किया जा सकता है। अगर किसी एग्जाम के बाद कोई आंसर की रिलीज होती है और उसके बाद अगर उस केस में उसकी रिवाइज आंसर की जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन उसके बाद भी किसी चीज को लेकर कोई डाउट होता है, तो वो जो डाउट है वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी के फेवर में जाएगा, ना कि किसी कैंडिडेट के फेवर में। बॉम्बे हाई कोर्ट की इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो सीईटी का एग्जाम था जो कि 1 और 2 जुलाई को होना था, उसे अभी एक नोटिफिकेशन जारी करके पोस्टपोन कर दिया है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी वेबसाइट पे आ चुका है। तो दोस्तों, आप वेबसाइट पे जाके आपका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी फर्दर डेट्स जो है वो इन्फॉर्म अभी तक नहीं की गई है। अगर उनके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो वो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। बाकी सारी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी आपका कोई चेक बाउंस होता है तो उस समय बैंक के द्वारा आपको एक रिटर्न मेमो दी जाती है जिस पर एक बैंक की स्टाम्प होती है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में मान लीजिए आपकी जो रिटर्न मेमो है उस पर बैंक की स्टाम्प मौजूद नहीं है, तो उस सिचुएशन में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उस रिटर्न मेमो को सीधा सीधा इलीगल या इनवैलिड घोषित नहीं किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जब कभी भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं और उस फॉर्म में बिना किसी इंटेंशन के आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी कि आप कोई डिटेल गलत फिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार जो बोर्ड्स हैं जो आपसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं, वो एजेंसीज हैं, वो आपको करेक्शन का मौका नहीं देते हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसी के बारे में कहा है कि अगर जो मिस्टेक है वो अनइंटेंशनल है, यानी कि जानबूझकर नहीं की गई है, तो उस सिचुएशन में करेक्शन को अलाउ किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में उन रेप विक्टिम से कंपनसेशन को रिकलेक्ट करना, यानी कि रिकवर करने के ऑर्डर जारी किए हैं जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है वो ट्रायल के दौरान होस्टाइल हो जाते हैं। जजमेंट की इस डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्कूल जाने वाली लड़की को जो कि एक्सीडेंट की वजह से 100% डिसेबल हो जाती है, उसे 1,12,00,000 रुपए का कंपनसेशन जारी किया है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या किसी जॉइंट प्रॉपर्टी में को शेयरर अपना हिस्सा बेच सकता है? इसी बात को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई को शेयरर है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है तो उसे ये काम करने से रोका नहीं जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि जो एल्डरली लोग हैं, यानी कि जो बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, उन्हें बेल ग्रांट ना करना, यानी कि बेल डिनाई करना अपने आप में एक क्रुएल्टी है। तो जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि अगर किसी एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री के अगेंस्ट विद इन लिमिटेशन पीरियड कोई भी अपील फाइल नहीं की जाती है तो उस सिचुएशन में दोनों पार्टीज किसी भी समय अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। एक अक्यूज्ड पर्सन को हथकड़ी लगाने को हाई कोर्ट ने अपना कंटेम्प्ट समझते हुए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के दौरान पुलिस ऑफिसर्स पर 1,00,000 रुपए की कॉस्ट इंपोज की है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले की अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि किसी भी चेक बाउंस के केस में अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि जो कंप्लेनेंट है उसे अक्यूज्ड के द्वारा प्रॉपरली कंपनसेट किया जा चुका है, तो उस सिचुएशन में बिना कंप्लेनेंट के कंसेंट के भी हाई कोर्ट जो चेक बाउंस का केस है उसे कंपाउंड कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कैलकाटा हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को फोर्सफुली उसके माँ बाप से अलग रहने के लिए मजबूर करती है, फोर्स करती है,
तो उस सिचुएशन में हस्बैंड जो है वो डिवोर्स ले सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि वाइफ के द्वारा बिना हस्बैंड की कंसेंट के अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट हस्बैंड के ऊपर कोई भी क्रुएल्टी नहीं है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि किसी भी चेक बाउंस के केस में अगर हाईकोर्ट को यह लगता है कि जो कंप्लेनेंट है उसे अक्यूज के द्वारा प्रॉपरली कंपनसेट किया जा चुका है, तो उस सिचुएशन में बिना कंप्लेनेंट के कंसेंट के भी हाईकोर्ट जो चेक बाउंस का केस है उसे कंपाउंड कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि जब कभी भी वाइफ मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड के ऊपर क्लेम करती है तो उस सिचुएशन में हस्बैंड जो है वो एक्सक्यूजेस लेते हैं कि उनके पास जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि वो बेरोजगार हैं, या उनकी जो इनकम है बहुत ही कम है, या फिर उनके ऊपर उनके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेवारी है, और ऐसे एक्सक्यूज देकर वो मेंटेनेंस से खर्चे से बचना चाहते हैं। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे एक्सक्यूजेस की वजह से या ऐसे फैक्टर्स की वजह से वाइफ की मेंटेनेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को बेरोजगार बुलाती है, डरपोक बुलाती है, या उसे अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए मजबूर करती है तो इसे क्रुएल्टी कंसीडर किया जाएगा, और इस क्रुएल्टी के ग्राउंड पे हस्बैंड डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है और डिवोर्स ले सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि एलएलएम करने को आपकी प्रैक्टिस के बीच में ब्रेक नहीं समझा जाएगा, यानी कि अगर आप आपकी प्रैक्टिस के ड्यूरिंग एलएलएम करते हैं तो उसे आपकी प्रैक्टिस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आपका जो एक्सपीरियंस है वो एज इट इज काउंट होगा। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि एक मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी मेंटेनेंस केस की रिकवरी के लिए, उस मेंटेनेंस के एरियर की रिकवरी के लिए किसी भी कलेक्टर को वारंट इशू कर सकता है और उन्हें बोल सकता है कि इस एरियर को एक लैंड रेवेन्यू के एरियर के तौर पे रिकवर किया जाए। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि किसी भी चेक के, यानी कि अगर आपके पास किसी का कोई चेक है और आप उस चेक में बिना अक्यूज्ड की परमिशन के कोई भी डेट आप उस चेक में मेंशन करते हैं, या आप बिना उस एक्यूज्ड की कंसेंट के या बिना उसे बताए आप कोई भी चेक में डेट मेंशन करते हैं, तो उसे मटेरियल अल्ट्रेशन कंसीडर किया जाएगा और मटेरियल अल्ट्रेशन के ग्राउंड पे आपकी कंप्लेंट को डिसमिस किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि जब कभी भी हस्बैंड एंड वाइफ की जो मैरिज है वो अनल हो जाती है, यानी कि मैरिज खत्म हो जाती है, और उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ के स्त्रीधन यानी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हस्बैंड है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं, यानी कि सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जब कभी भी किन्हीं दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और कोर्ट में उनकी प्रोसीडिंग चलती है और उस पर जजमेंट आती है, तो उन दोनों पार्टीज से अलग कोई थर्ड पार्टी भी उस जजमेंट से अफेक्ट होती है, तो वो पार्टी भी अब कोर्ट की परमिशन के साथ कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि किसी भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, यानी कि जब आपके फेवर में कोई डिग्री आती है और आप उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसे उस कोर्ट को 6 महीने के अंदर ही पूरा करना होगा। अगर कोर्ट ऐसा नहीं कर पाती है तो उसे राइटिंग में अपने रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मेल एंड फीमेल काफी सालों तक एक साथ रहते हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, तो भी अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ के तरीके से रहते हैं तो वहां पर एक प्रिजम्पशन क्रिएट की जा सकती है कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जब किसी भी पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई फैमिली सेटलमेंट डीड करते हैं, तो उस बंटवारे पर, उस फैमिली सेटलमेंट डीड पर हर एक को शेयरर, जो हिस्सेदार हैं, सबके साइन होना जरूरी है। अगर किसी एक को शेयरर के साइन उस प्रॉपर्टी की जो आपकी सेटलमेंट डीड है उस पर नहीं हुए, तो उस बंटवारे को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी कि वो जो पार्टीशन आपका वो मान्य नहीं होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो आप सबने आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नोटिस के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया है। तो उसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि आप किसी भी बैंक में जाकर बिना किसी आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो इसी के अगेंस्ट दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट मिस्टर अश्विनी उपाध्याय ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 2000 रुपए का नोट है उसको एक्सचेंज करवाने के लिए आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी करना चाहिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और बोल दिया कि आरबीआई के द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही है और वो मान्य है। अगर आप किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में को शेयरर हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी पर अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, और सिर्फ इस बात पर कि कोई ज्वाइंट ओनर है, कोई को शेयरर है उस प्रॉपर्टी में, वो उस बात को लेकर आपके अगेंस्ट स्टे नहीं ले सकता है। जी हाँ, क्योंकि उसे ये प्रूव करना कंपलसरी होगा कि अगर कोर्ट उसे स्टे ना दे तो उसे क्या डैमेज हो सकती है। जी हाँ, जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी एनडीपीएस के केस में कोई अनड्यू डिले होता है ट्रायल में, तो उस सिचुएशन में अक्यूज्ड को बेल ग्रांट की जा सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे किसी विडो को फैमिली पेंशन देने से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि वो अपने हस्बैंड के लाइफ के टाइम पे, यानी कि जब उसका हस्बैंड जीवित था उस टाइम पे उन दोनों के बीच में कोई डिवोर्स पिटीशन पेंडिंग थी। जी हाँ, जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई पर्सन प्रीपेड मीटर के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर रहा है तो आप उस पर्सन से किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं ले सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि पंचायत के सामने समझौता करके लिए गए तलाक की कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। जी हाँ, जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से किसी भी पेट यानी कि पालतू जानवर या फिर किसी भी अदर एनिमल की डेथ हो जाती है या उसे इंजरी कोज हो जाती है, तो उसे सेक्शन 279 आईपीसी में कंसीडर नहीं किया जा सकता है। कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जब दो भाइयों के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी को उन दोनों भाइयों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा और उसे ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं मान सकते हैं। यह है कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट, जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाना चाहते हैं लेकिन आपने जो टेस्टेटर है उसके सभी लीगल एयर्स को पार्टी नहीं बनाया है, तो उस सिचुएशन में आपको पार्टीशन का रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता। यह है कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट, जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जब कभी भी फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जैसे कि डॉवरी वगैरह से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं और उनकी वजह से कोई भी ऑफेंसेस जो है वो अराइज होते हैं, लेकिन उसके बाद जो फैमिलीज हैं वो आपस में कोई भी जो समझौता वगैरह कर लेती है और जो ऑफेंसेस हुए हैं वो पर्सनली या फिर प्राइवेट रोंग है, तो उस सिचुएशन में हाईकोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर सकता है। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी केस में आपके अगेंस्ट कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ है और आप उस एक्स पार्टी ऑर्डर को पास सेट असाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं और आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इस चीज का ये मतलब नहीं है कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की भी परमिशन दे दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियर किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करने से निग्लेक्ट कर देता है या रिफ्यूज कर देता है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी भी डॉवरी डेथ के केस में प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना बहुत जरूरी है कि जो डेथ हुई है उससे सून बिफोर दैट डेथ जो क्रूएल्टी है वो उस फीमेल के साथ हुई है। अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा साबित नहीं कर पाता है और अपने एविडेंसेस में फेल हो जाता है तो उस सिचुएशन में कन्विक्शन को सेट असाइड किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो पटना हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि जो 161 और 164 सीआरपीसी के बयान हैं उन्हें तब तक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं माना जा सकता है जब तक कि जो अपोजिट पार्टी है उनको उसके क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी ना मिली हो। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी किसी फेसबुक ग्रुप को ऑन करते हैं तो ये जजमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हुआ क्या कि एक फेसबुक ग्रुप की ओनरशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है और वो हाईकोर्ट तक जाता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट उस डिस्प्यूट की जजमेंट में बोलते हैं कि जो आपका फेसबुक ग्रुप की ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है उसे आप एक कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का डिस्प्यूट नहीं बना सकते हैं।
जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि जो एक विडो डॉटर इन लॉ है वो अगर अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम करती है तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकती है। इन केस जो फादर हैं उन्होंने डिसीज्ड हस्बैंड की प्रॉपर्टी को यानी कि उनकी एस्टेट को इनहेरिट किया हो, तो उस सिचुएशन में जो विडो डॉटर इन लॉ वो अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और सरकार द्वारा दी गई मेडिकल पॉलिसीज का बेनिफिट उठाते हैं तो ये जजमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी सिचुएशन में अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के पैनल पे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है वहां से भी अपना इलाज करवाते हैं तो सरकार को उस खर्चे को भी रीइंबर्स करना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर आप किसी महिला के हाथ को टच करते हैं या उसके कंधे को भी टच करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आप सेक्शन 351 ऑफ रणवीर पीनल कोड के अकॉर्डिंग असोल्ट के ऑफेंस के लिए लायबल हो सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 को इंटरप्रेट करते हुए कहा है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की विडो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद किसी भी सन या डॉटर यानी कि बेटा या बेटी को अडॉप्ट करती है तो वो जो अडॉप्टेड सन एंड डॉटर हैं वो फैमिली पेंशन लेने के हकदार नहीं है। जी हाँ, जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी किसी अदर पर्सन के साथ अपना एक ज्वाइंट अकाउंट रखते हैं और वो पर्सन आपसे बिना पूछे कोई भी एक चेक इशू कर देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी बात को लेकर कहा है कि अगर कोई पर्सन जो है ज्वाइंट अकाउंट रखते हैं और उनमें से कोई एक पर्सन चेक इशू करता है तो उस सिचुएशन में अगर जब तक दूसरा पर्सन जो है वो चेक को साइन नहीं करता है तो उस चेक बाउंस को लेकर अदर पर्सन की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी मेंटेनेंस के केस में किसी भी हस्बैंड को उसकी सैलरी स्लिप कोर्ट में पेश करने के लिए कहा जाता है तो वो उसके राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर आप किसी बिल को प्रूव करना चाहते हैं लेकिन जो अटेस्टिंग विटनेसेस थे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो आप किसी ऐसे पर्सन को भी विटनेस बना सकते हैं जो उनके सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और अपनी विल को प्रूव कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर के पास, आपकी गली में या आपके मोहल्ले में शराब के नशे में कोई भी ऐसा काम करता है जिसकी वजह से आपकी पीस डिस्टर्ब होती है तो उस पर्सन के अगेंस्ट आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 510 ऑफ IPC उस पर्सन को 24 घंटे तक की जेल की सजा भी हो सकती है। धन्यवाद। अगर कोई भी दो व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस में आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है तो उस सिचुएशन में ऐसे लोगों को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 ऑफ IPC 1 महीने तक की सजा हो सकती है। धन्यवाद। 5 या उससे ज़्यादा लोगों की कोई भी ऐसी भीड़ जिसे कि कानून के द्वारा अनलॉफुल कहा जा सकता है वो भीड़ अगर आपके किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर गैदर करती है और जिसके लिए आपने एक परमिशन भी दे दी है तो उस सिचुएशन में उस अनलॉफुल असेंबली के गैदर होने के अगेंस्ट आपके ऊपर भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ IPC 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पब्लिक सर्वेंट किसी भी भीड़ को अपनी जगह से हटाने के लिए लाठीचार्ज करते हैं या किसी भी और तरीके से उस भीड़ को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं और उस सिचुएशन में आप उस पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर के साथ मारपीट करते हैं या उसे किसी भी तरीके से असोल्ट करते हैं या उस भीड़ को हटाने से रोकते हैं तो इन किसी भी एक सिचुएशन में भी आपको सेक्शन 152 IPC के अकॉर्डिंग 3 साल तक की जेल हो सकती है। धन्यवाद। अगर आप 5 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों की किसी एक ऐसी भीड़ का हिस्सा हैं जिसे कि कानूनी तौर पर पुलिस के द्वारा अपनी जगह से हटने के लिए कहा जा चुका है और उसके बावजूद भी आप उस भीड़ का हिस्से बने रहना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ IPC आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। अगर आपके किसी दोस्त का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है और वो आपका दोस्त आपको कॉल करके अपने पास बुलाता है और आप 5-6 दोस्त मिलकर उसकी मदद करने के लिए चल देते हैं और वहाँ पर बेशक से आप एक्टिवली उस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा करें या ना करें, अगर आप में से कोई एक व्यक्ति भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो आप सभी के सभी दोस्त उस समय धारा 149 IPC के तहत सजा के हकदार हो सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी केस में कोई भी डॉक्यूमेंट टेंडर किया गया है और आपको उस डॉक्यूमेंट पे कोई भी ऑब्जेक्शन है
तो आपको तुरंत उसी समय एविडेंस के टाइम पे ही उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन लेना होगा। किसी अदर स्टेज पे आप उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि अगर कोई महिला अपने पति का या अपने ससुराल का यानी कि अपने पति के माता पिता की तरफ किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं दिखाती है तो उसे क्रूअल्टी में कंसीडर किया जाएगा और इससे भी डिवोर्स का ग्राउंड माना जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें हरियाणा सरकार ने गांव की सामलात जमीन को ग्राम पंचायतों के हैंडओवर करने के आदेश जारी किए थे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि गाड़ी को सिर्फ तेज चलाना यानी कि अगर आप किसी गाड़ी को ओवर स्पीड से चला रहे हैं तो सिर्फ उसी वजह से आपकी ड्राइविंग को रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसके बारे में उसे अच्छे तरीके से पता है कि जिस डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहा है वो इनकरेक्ट है और उस डॉक्यूमेंट की वजह से किसी भी एक पर्सन को किसी भी प्रकार का नुकसान या इंजरी हो सकती है, तो उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उस सरकारी कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट को 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कोई भी महिला बच्चे के पैदा होने के बाद भी मैटरनिटी लीव के बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं और आप लीगली बाउंड हैं कि आप किसी भी प्रकार के ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उस ट्रेड में एंगेज होते हैं, व्यापार में आप हिस्सा लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 168 ऑफ IPC 1 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। धन्यवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि बेटी को शादी के समय दहेज दे देने की वजह से ही उसका प्रॉपर्टी से कोई भी लीगल राइट ख़त्म नहीं होगा। जी हाँ, अगर आपने अपनी बेटी को शादी के समय दहेज दे दिया है और आपका मानना है कि इसकी वजह से वो प्रॉपर्टी में कोई भी राइट क्लेम नहीं कर पाएगी तो ऐसा बिल्कुल गलत है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी व्यक्ति ने आपको भी किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए कोई चेक इशू किया है लेकिन उस पर कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है और बाद में बिना उस व्यक्ति की सहमति के या बिना उस व्यक्ति से पूछे आप उस चेक में कोई भी डेट ऐड कर देते हैं ताकि आपकी पेमेंट हो सके, तो उसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में एक मटेरियल अल्टरेशन माना है जिसके ग्राउंड पर उस चेक को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं और आप लीगली बाउंड हैं कि आप एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए ना तो बिड कर सकते हैं और ना ही उसे खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप या तो अपनी तरफ से या फिर किसी और को कहकर या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में उस प्रॉपर्टी के लिए बिड लगाते हैं या उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 ऑफ IPC आपको 2 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और उसके साथ ही आपकी प्रॉपर्टी को भी सरकार के द्वारा जब्त किया जा सकता है। धन्यवाद। तो नेशनल कंज्यूमर फोरम ने अपनी इस जजमेंट में सब्सिक्वेंट परचेजर को भी ओरिजिनल अलॉटी के बराबर का दर्जा दिया है, यानी कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है उसे भी सेम वही राइट एंड लाइबिलिटी उसके पास भी अवेलेबल होगी जो कि एक ओरिजिनल अलॉटी के पास होती है, और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आप एक सब्सिक्वेंट परचेजर हैं आपको किसी भी राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप अपने दिखावे के लिए सिर्फ एक शो ऑफ के लिए अपने आप को किसी भी प्रकार से एक पब्लिक सर्वेंट दर्शाते हैं, एक सरकारी कर्मचारी दर्शाते हैं और उसकी वजह से आप किसी भी प्रकार का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या कोई भी एक ऐसा एक्ट करते हैं जो कि एक्चुअल में उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाना था, लेकिन आप उस दिखावे के अंतर्गत ही ऐसा कोई कार्य कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170 ऑफ IPC आपको 2 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में एक से ज़्यादा अक्यूज्ड पर्सन है और उनमें से जो मेन अक्यूज्ड है उसे एक्विट कर दिया जाता है या बरी कर दिया जाता है, तो सेम विटनेसेस के बेसिस पे अन्य जो को एक्यूज्ड पर्सन है उनके अगेंस्ट कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने भी कई बार लोगों को आर्मी कैप या फिर पुलिस की जो जैसे कि टैगलाइन लिखी होती है हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसे आपने कैप्स पहने हुए कई बार देखा होगा। अगर आप भी वैसा ही करते हैं तो आपको इस चीज़ से सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 171 ऑफ IPC कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार की ऐसी ड्रेस या कोई भी ऐसा टोकन यूज़ करता है जो कि एक सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए डिसाइडेड है,
तो उस सिचुएशन में आपको 3 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ आपके साथ 200 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धन्यवाद। कैलकाटा हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास आपका लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए कोई भी पावर नहीं है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी केस में एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुई हैं तो उस सिचुएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर के सामने दी गई है, जैसे कि कोई मजिस्ट्रेट वगैरह, तो वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिलाइड की जाएगी। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने एफिडेविट के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप किसी केस में विटनेस हैं और आपने अपनी स्टेटमेंट के लिए एफिडेविट कोर्ट में दे दिया है और अब उस एफिडेविट पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है, तो उस सिचुएशन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी कोर्ट या अथॉरिटी आपको वो जो एफिडेविट उसको विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दे सकता है। धन्यवाद। अगर आप फीमेल हैं और अनमैरिड भी हैं लेकिन आप शादी करना चाहती हैं, लेकिन समस्या है कि आपके माता पिता आपको शादी के एक्सपेंसेस नहीं दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आप अपने माता पिता से अपनी शादी के खर्चे क्लेम कर सकती हैं। ये 36 हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि अगर कोई विटनेस जो कि अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में गवाही दे रहा है, यानी कि एविडेंस दे रहा है, और कोर्ट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही है, तो ऐसा करना बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है और आपको उसकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो कि उसकी खुद की लैंग्वेज है, उसमें भी आपको एविडेंस को रिकॉर्ड करना होगा। यह है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आज आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की जो डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च 2023, उसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है और आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से 30 जून 2023 तक लिंक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर किसी केस में आपने नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करवाया है तो उस सिचुएशन में कोई भी इफेक्टिव डिग्री पास नहीं की जा सकती है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जब कभी भी आप एक नई कार लेने के लिए जाते हैं और आप कार की एडवांस बुकिंग करवाते हैं और जब आपकी गाड़ी आपके पास डिलीवर होती है तो उस टाइम आपको नई गाड़ी देने की बजाय अगर एजेंसी आपको डेमो कार जो है वो डिलीवर करवा देती है तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंक्लूड किया जाएगा और आप उस एजेंसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेंटेनेंस के केस में कहा है कि किसी पर्सन की ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न एक प्रॉपर गाइड प्रोवाइड नहीं करती है उस पर्सन की जो जेन्युइन इनकम है उसको दिखाने के लिए। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी आपके सैंक्शन लोड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। जी हाँ, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर आप किसी पर्सन की जुवेनाइलिटी को प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10th की मार्कशीट की बजाय पंचायत के द्वारा जारी किया गया रजिस्टर आप सबमिट नहीं करवा सकते हैं। वो कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी किसी स्क्वायर फीट एरिया को गज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी आपका स्क्वायर फीट में एरिया है उसे आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 900 स्क्वायर फीट एरिया को आपको गज में कन्वर्ट करना है तो आप उसे सीधा सा 9 से डिवाइड कर दीजिए। उसका मतलब होगा कि 100 गज यानी कि 900 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 100 गज, या फिर हम कह सकते हैं कि 100 स्क्वायर यार्ड। धन्यवाद। IPC के सेक्शन 172 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है और आपको वो समन सर्व करता है लेकिन आप उनका समन रिसीव करने से मना कर देते हैं या फिर आप उस समन से बचने के लिए कहीं फरार हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 1 महीने तक की सजा या फिर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर जो समन है वो कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है आपकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में देने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने तक जा सकती है और आपका जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकता है। धन्यवाद। अगर कोई कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट आपसे किसी बारे में कोई भी सवाल पूछता है जिसका जवाब देने के लिए आप लीगली बाउंड हैं, लेकिन आप उस चीज का जवाब नहीं देते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको 6 महीने तक की सजा या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की, इंजरी कोज करने की कोई भी धमकी देते हैं तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189 ऑफ IPC आपको अधिकतम 2 साल तक की सजा व जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। धन्यवाद।
अगर आपको भी किसी कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आदेश जारी हुआ है और आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 1 महीने तक की सज़ा या फिर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको आदेश कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है और आपको कोर्ट में ही डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है प्रोड्यूस करना है और आप ऐसा नहीं करते हैं, तो उस समय आपकी सज़ा 6 महीने तक जा सकती है और जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकता है। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है तो वो एक मेडिकल नेग्लिजेंस है और आप इस बिहाफ पे उस डॉक्टर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी बैंक से किसी भी प्रकार की सर्विस लेता है तो वो भी एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उस बैंक के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डाउरी डेथ के केस में कहा है कि अगर किसी पर्सन ने किसी फीमेल से शादी के टाइम पे कोई भी डाउरी की डिमांड नहीं की है, वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होगी। जो चीज़ रेलिवेंट होगी वो होगी कि जब इंसिडेंट हुआ है उससे पहले आपने डाउरी की कोई डिमांड की है या नहीं की है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी इस जजमेंट में क्लैरिफाई किया है कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 के रूल 3B के अकॉर्डिंग कोई भी फीमेल जो कि अनमैरिड है, कोई सिंगल वुमेन है या फिर कोई भी ऐसी महिला जिसका कोई भी पार्टनर नहीं है, वो सब भी 24 वीक्स के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। इस जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। शैलेश चंद्रा वर्सेस भारती चंद्रा के केस में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई फीमेल बार बार अपने हस्बैंड को उसके पेरेंट्स से दूर रहने के लिए इंसिस्ट करती है या फिर उन्हें बार बार धमकी देती है कि वो उन्हें झूठे डाउरी डिमांड के केस में फंसवा देगी, तो उसे मेंटल क्रूएलिटी में काउंट किया जाएगा और इस ग्राउंड के तहत हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में एक काफी इंपोर्टेंट जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी टीवी जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी डिबेट या डिस्कशन के ड्यूरिंग अगर किसी भी ऐसे क्रिमिनल केस को टच किया गया है जो कि अभी भी इन द डोमेन ऑफ कोर्ट है, उस सिचुएशन में उसको डायरेक्ट इंटरफेरेंस कंसीडर किया जाएगा टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर आप एक एडवोकेट है और आप एडवोकेट वेलफेयर फंड का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको उस एडवोकेट वेलफेयर फंड का मेंबर होना कंपलसरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बार की दी गई टिकट्स को आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चिपकाए जा रहे हैं तो वो आपको एडवोकेट वेलफेयर फंड के बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक कर सकते हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में एक माइनर चाइल्ड की कस्टडी को उसके फादर के पास लीगल ठहराया है और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे की कस्टडी को उनके पेरेंट्स की ईगो को सेटल करने के लिए उनको एक स्कोर डिसाइडिंग पॉइंट नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि जो चाइल्ड है उसके वेलफेयर को कंसीडर किया जाएगा और इसी के बेसिस पे जो कस्टडी है वो प्रोवाइड की जाएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 क्लोज टू ऑफ सीआरपीसी, जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपको पुलिस स्टेशन में बुलाता है आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस सिचुएशन में उस पुलिस ऑफिसर को आपको आपका भी जो जनरली खर्चा लगता है पुलिस स्टेशन तक का, रीजनेबल एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो आपको पे करने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनई FOI लॉ कॉलेज के केस में ये क्लियर किया है कि अगर कोई भी एनरोल्ड एडवोकेट जो कि किसी भी दूसरी नॉन लीगल सर्विस को ज्वाइन करता है एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड के लिए और उसके बाद वो दोबारा से प्रैक्टिस को कंसीडर करता है, यानी कि दोबारा से अपने आप को एज एन एडवोकेट वो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको दोबारा से ही नए तरीके से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा और उसके बाद ही वो पर्सन जो है वो प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होगा। ये है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी हाई कोर्ट को जो इनहेरेंट पावर्स प्रोवाइड की गई हैं उन पावर्स का यूज करते हुए हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो किसी भी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि अगर कोई वुमेन जो कि आइसोलेशन में है और ड्यूरिंग दैट आइसोलेशन वो कोई ओकेजनली एक अडल्ट्री का जो एक्ट है वो कमिट कर देती है
तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वुमेन जो है वो अडल्ट्री में रह रही है, यानी कि वो वुमेन इज नॉट लिविंग इन अडल्ट्री, और सिर्फ इस ग्राउंड पे उसकी मेंटेनेंस को हम डिसएंटाइटल नहीं कर सकते हैं और उसको मेंटेनेंस जो है वो मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस को साइट करते हुए कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट को लेकर अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो गाइडलाइन दी गई है, वो गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ उन ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल हैं जिनमें पनिशमेंट या तो 7 साल या फिर उससे कम है। जजमेंट की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी केस को इन्वेस्टिगेट करता है और उसे लगता है कि कोई पर्सन जो है वो उस केस के फैक्ट्स के साथ रिलेट करता है, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर ऑर्डर देके उस पर्सन को कॉल कर लेते हैं या उसे पुलिस स्टेशन में उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुला लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी, अगर आपकी एज, आप एक मेल है और आपकी एज 15 साल से कम है, या फिर आपकी एज 65 ईयर से ज्यादा है, या फिर आप कोई फीमेल है, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है कि वो आपको पुलिस स्टेशन में बुला ले। और अगर किसी पुलिस ऑफिसर को आपको कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो उसे आपके घर पर आकर या फिर जहां कहीं भी आपका रिजाइड कर रहे हैं उसको वहां आकर ही आपकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि आर्य समाज के द्वारा इश्यू किए गए मैरिज सर्टिफिकेट की कोई भी स्टैट्यूटरी वैल्यू नहीं है, यानी कि कानून की नजरों में उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जीएसएसएस सितारा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बच्चा जिसकी एज 5 साल से कम है और उसकी कस्टडी उसके फादर को दी जाती है तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ब्रीच ऑफ प्रोमिस और फॉल्स प्रोमिस में डिफरेंशिएट करते हुए कहा है कि ये एक बड़ी मूर्खता होगी अगर हम हर एक फॉल्स प्रोमिस को ब्रीच ऑफ प्रोमिस टू मैरी में कंसीडर करते हैं और किसी भी पर्सन को अंडर सेक्शन 376 हम उसको कन्विक्ट कर देते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी मर्डर केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ द विटनेसेस जो हैं वो डिसीज से रिलेट करते हैं तो सिर्फ इस ग्राउंड पे ही उनकी टेस्टिमनी को पर से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है और उनका एविडेंस भी कंसिडरेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी विटनेस की स्टेटमेंट को ऑफेंस होने के 2 महीने बाद रिकॉर्ड किया गया और जो ये 2 महीने का डिले है इसके लिए कोई भी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसी विटनेस की टेस्टिमनी की सोल टेस्टिमनी के बेसिस पे ही किसी पर्सन को कन्विक्ट करना जस्टिफाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जब कभी भी कोर्ट को किसी डिफेंडेंट को समन करना है तो उस सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्टली थ्रू पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू उस पार्टी को या डिफेंडेंट को समन नहीं करेगा। कोर्ट को एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट पहले जिस एरिया में डिफेंडेंट रिजाइड करता है उस एरिया की जो कोर्ट है, यानी कि जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में डिफेंडेंट रिजाइड करता है उस कोर्ट को आपको पहले समन करना होगा और फिर वहां से वो समन उस डिफेंडेंट के पास जाएगा। इस जजमेंट की डिटेल्स मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबने डिफॉल्ट बेल के बारे में जरूर सुना होगा, तो आपको यह भी पता होगा कि आप किस सिचुएशन में डिफॉल्ट बेल ले सकते हैं। जी हाँ, जब कभी भी चार्जशीट अपने टाइम पे फाइल नहीं होती है तो उस सिचुएशन में अक्यूज्ड पर्सन के पास राइट है कि वो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो यहीं इस बात के ऊपर ओडिशा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, जिसमें ओडिशा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पर्सन एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर चार्जशीट आने से पहले अपनी डिफॉल्ट बेल की फैसिलिटी को अवेल नहीं करता है तो चार्जशीट आने के बाद उस पर्सन को डिफॉल्ट बेल नहीं दी जाएगी। यह है ओडिशा हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसकी डिटेल मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे सेल कर दी है तो उस सिचुएशन में ये जजमेंट जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी सेल डीड को प्रूव करने के लिए। जी हाँ, अगर किसी पर्सन ने पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे कोई सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी है तो उसको प्रूव करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, जिसकी डिटेल मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ऑफेंस जो कि अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी कंपाउंडेबल नहीं है, लेकिन वो जो डिस्प्यूट है वो एक पर्सनल नेचर का डिस्प्यूट है, तो उस समय भी कोर्ट
उस ऑफेंस को कंपाउंड करने की परमिशन ग्रांट कर सकती है ताकि एंड ऑफ द जस्टिस को मीट किया जा सके। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। धन्यवाद। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है कि अगर कोई केस जो कि जजमेंट के लिए पोस्ट किया जा चुका है तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो पुलिस ऑफिशियल्स को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सके। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि किसी माइनर की कस्टडी के लिए आप हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हैबियस कॉर्पस की रिट है उसका मेन मोटिव है कि किसी पर्सन को इलीगल डिटेंशन से लेकर आना। जी हाँ, तो हैबियस कॉर्पस को आप माइनर की कस्टडी के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। केरला हाईकोर्ट का कहना है कि अगर किसी सूट को ऑन मेरिट डिसाइड किया गया है तो उस सिचुएशन में कोर्ट फी को रिफंड नहीं किया जा सकता। जजमेंट की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोर्ट किसी भी मटेरियल विटनेस को किसी भी टाइम पे समन करना चाहती है, एग्जामिन करना चाहती है या रिकॉल करना चाहती है, री एग्जामिन करना चाहती है, तो उसके पास उसके लिए पूरी पावर है। और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है उसे क्लोज किया जा चुका है, ये कोई भी बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़की जो कि अभी शादीशुदा नहीं है और वो अपने फादर से अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस क्लेम करती है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऐसे मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पटना हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन जिसकी कोई भी इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ना ही कोई रिट फाइल कर सकती है और ना ही किसी रिट को मेंटेन कर सकती है। जजमेंट की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है, यानी कि एक एडवोकेट ने किसी क्लाइंट को अगर कोई लीगल एडवाइस दी है तो वो एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है और इसे आप किसी कोर्ट रूम में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जजमेंट की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी कन्विक्ट के ऊपर कोई फाइन इंपोज किया जाता है और वो पर्सन उस फाइन को भरने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन की लायबिलिटी फाइन पे करने की जो है उससे उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा और जो उस पर्सन की एस्टेट है उससे उस फाइन को रिकवर किया जाएगा। जजमेंट की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट से एक रेप केस की एफआईआर को क्वेश कर दिया है। जी हाँ, जब जो अक्यूज्ड पर्सन था और विक्टिम था दोनों ने शादी कर ली, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को क्वेश कर दिया है। जो जजमेंट है उसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर कोई मुस्लिम वुमेन खुला डिवोर्स लेना चाहती है, जी हाँ, खुला जो है वो एक डिवोर्स का मेथड है अंडर मुस्लिम लॉ, तो अगर कोई भी मुस्लिम वुमेन इस मेथड से डिवोर्स लेना चाहती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट ही सर्टिफिकेट इशू कर सकता है और किसी भी अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं है। जजमेंट की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि कोई सरकारी कर्मचारी कहाँ पे पोस्टेड है, क्या उसने डेप्यूटेशन लिया है, कितने उसके वर्किंग आवर्स हैं, कितनी उसने छुट्टियां ली हैं, ऐसी किसी भी डिटेल्स को आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, ये जो डिटेल्स हैं इनको आरटीआई के मेथड से किसी और पर्सन को अवेलेबल नहीं करवाया जा सकता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर आप किसी एससी या एसटी पर्सन को बाय हिज कास्ट नेम बुलाते हैं लेकिन आपका उस पर्सन को इंसल्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, यानी कि उसकी कास्ट का नेम लेके आप उस पर्सन को इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ उस पर्सन की कास्ट का नाम लेके उसे बुलाने से आपके अगेंस्ट कोई भी SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी जो कि प्रोवाइड करता है इनहेरेंट पावर्स टू द हाई कोर्ट, अंडर दिस सेक्शन जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कन्विक्शन हो चुका है उन केसेस की एफआईआर को भी हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी क्वेश कर सकता है। जी हाँ, यह है बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट, जिसकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि जब भी कोई पर्सन सेक्शन 138 के एप्लीकेशन के लिए जाता है लेकिन वो टाइम बार्ड या लिमिटेशन बार्ड हो चुका है, तो उस सिचुएशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है और आप अपने पैसे की रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और आपको सिविल कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी फाइल करना होगा और उसके बाद आपका प्रोसीजर जो स्टार्ट हो जाएगा। जो भी दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है उसकी डिटेल मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की जजमेंट रिलेट करती है पावर ऑफ अटॉर्नी से।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आपको कंपल्सरीली रजिस्टर करवाना होगा। अगर आपने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को ड्यूअली नोटराइज करवा लिया है तो ये अपने साथ सेक्शन 85 इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन को कैरी करती है, जिसकी वजह से यह एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है। यह है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा है कि जो इनफर्टिलिटी है वो कोई डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है, और अगर कोई पर्सन सिर्फ इनफर्टिलिटी के बेसिस पे वाइफ को डिजर्ट करता है यानी कि उसे छोड़ देता है तो इसको वाइफ के अगेंस्ट क्रूअल्टी समझा जाएगा। यह है कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसकी डिटेल्स मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और आपने आपकी जो कंसीडरेशन है यानी कि जो अमाउंट है, जिस अमाउंट पे आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, आपने उसको चेक कर लिया है और उसके बाद ही आपने साइन किया, तो उसके बाद आप उस कंसीडरेशन ऑफ अमाउंट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि कंसीडरेशन अमाउंट को आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। इस जजमेंट की डिटेल मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी ने भी डिफॉल्ट बेल के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी जो चार्जशीट है वो टाइम पे फाइल नहीं होती है तो उस सिचुएशन में अक्यूज्ड पर्सन को डिफॉल्ट बेल दी जा सकती है। तो दोस्तों, अब जैसे डिफॉल्ट बेल दी जा सकती है वैसे डिफॉल्ट बेल को कैंसिल भी किया जा सकता है, और उसको लेके कुछ ग्राउंड्स हैं। तो इसी कड़ी में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी एक रिसेंट जजमेंट में कहा है कि अगर किसी अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होती है और उससे ये क्लियर आउट हो जाता है कि उस पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रखा है, तो उस सिचुएशन में भी उस अक्यूज्ड पर्सन की जो डिफॉल्ट बेल है उसे कैंसिल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी कैंसिलेशन का एक ग्राउंड है। जो जजमेंट आई है उसकी डिटेल्स मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ केरला हाई कोर्ट की एक जजमेंट शेयर करने जा रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, केरला हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, अगर आपको उन्हें हटाना है तो आपको एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को उनकी जॉब से नहीं हटा सकते हैं। केरला हाई कोर्ट की जजमेंट की डिटेल्स मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि गांव में पंचायत की जमीन को कई बार लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उसको एज ए मैटर ऑफ राइट वो सोचते हैं कि वो उसको खरीद सकते हैं और अपनी उनको पर्सनल प्रॉपर्टी के जो तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को जो कि पंचायत से रिलेट करती है उसको एनक्रोच करता है और बाद में एज ए मैटर ऑफ राइट वो ट्राई करता है कि वो उसको परचेज कर ले, तो ये जो है ये चीज परमिसिबल नहीं है और किसी भी पर्सन को ऐसा कोई राइट नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो जजमेंट है उसकी मैं डिटेल जो भी है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं। कभी भी आप कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं तो आपने सुना होगा कि आपने उसमें कोर्ट फीस भरी है। जनरली ये सूट फॉर रिकवरी के जो भी मैटर होते हैं उनमें आपको कोर्ट फीस फाइल करनी होती है। तो अभी मान लीजिए कि आपका जो मैटर है वो आउट ऑफ द कोर्ट, आपने कोर्ट के बाहर उसकी सेटलमेंट कर ली है, तो उस सिचुएशन में आपकी कोर्ट फीस के साथ क्या होगा? तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्टीज अपने जो उनका सूट है, जो भी उनका डिस्प्यूट है, उसको आउट ऑफ द कोर्ट उसको सेटल कर लेती हैं, तो उस सिचुएशन में आपको उनकी पूरी कोर्ट फीस जो भी है वो उस पर्सन को रिटर्न करनी होगी। जी हाँ, जो भी आपकी कोर्ट फीस है वो आपको पूरी की पूरी वापस मिलेगी। इस जजमेंट की डिटेल्स मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी लैंडलॉर्ड एंड ओनर को लेकर कंफ्यूजन है तो ये जजमेंट आपके लिए है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लैंडलॉर्ड को ओनर से टोटली डिफरेंशिएट किया है। जी हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि लैंडलॉर्ड जो है वो ओनर का सिनोनिमस नहीं है, यानी कि लैंडलॉर्ड इज ए डिफरेंट टर्म एंड ओनरशिप इज ए डिफरेंट टर्म, और लैंडलॉर्ड को ओनरशिप प्रूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यह है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसकी डिटेल मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पर्सन किसी ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट की सर्टिफाइड कॉपी को फाइल पे लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफाइड कॉपी जो है इज नॉट लायबल टू बी रिजेक्टेड। जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको आप एक सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे एग्जिबिट करवा सकते हैं। ये कहना है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का अपनी जजमेंट में, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।